हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न आईक्यू। और मैं फिर से लेके आई हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 की चैप्टर 1 एक्सप्लेनेशन विद वन लाइनर। तो देखिए, ये जो चैप्टर है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, मींस हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो इसमें सबसे पहले देखिए दो मैप दिया हुआ है। अगर आप अरब भूगोलवेत्ता जो है, इनका नाम है अल इद्रिसी, इन्होंने 1154 में ये मैप बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वो उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। मींस कि पहला ये, दूसरा जो है तो उसमें एक फ्रांस के मानचित्रकार हैं जो सेकंड मैप को 1720 में बनाया था। दोनों जो नक्शा है वो एक ही इलाके का है, मगर उनमें काफी अंतर है। जो अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। इसमें जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज, ये जाना पहचाना लगेगा आपको। फिर मानचित्र जो मैप 2 है, पहले जो मैप के बनने से लगभग 600 ईयर्स के बाद ये सेकंड वाला मैप बनाया गया है। इस पीरियड में जो उपमहाद्वीप है, इसके बारे में जो सूचनाएं हैं वो भी काफी बदल गई है। तो यह नक्शा जो है ये हमें ज्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर जितने भी आपके तटीय इलाके हैं उसके बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। हर ब्यौरे को देखकर आपको आश्चर्य होगा। और यूरोप के जो आपके नाविक हैं और व्यापारी हैं, अपने समुद्र यात्रा के लिए ये जो सेकंड वाला मैप है इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि दूसरा जो युग है उसमें मानचित्र का जो अंकन किया गया है, तो इसमें काफी ज्यादा जो विज्ञान है वो बदल गया है। तो हिस्टोरियंस जो है जो बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स होता है उसका अध्ययन करते हैं। फिर उनके लिए सूचनाओं के संदर्भों का और बहुत सारी जितनी भी हिस्ट्री की पृष्ठभूमि है उनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। जब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है न्यू एंड ऑल्ड टर्मिनोलॉजीज के बारे में, मतलब कि नई और पुरानी शब्दावली। इसमें हिस्टोरियंस जो हैं, जो ऐतिहासिक अभिलेख है, कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और जो भाषाएं हैं वो समय के साथ बहुत ही तेजी से बदली जा रही है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि मध्य युग की फ्रांसी, आधुनिक फ्रांसी और जो भी भाषा है वो एक दूसरे से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, जबकि इसका यूज करने के बाद इसके मीनिंग भी चेंज हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हिंदुस्तान शब्द लीजिए, आज हमें इस मॉडर्न राष्ट्र राज्य भारत के रूप में लोग जानते हैं, लेकिन 13वीं सेंचुरी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज हिंदू शब्द का प्रयोग करते थे तो उनका आशय था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। जो हमारे मिन्हाज ए सिराज है उन्होंने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। अब सल्तनत के प्रचार के साथ साथ इस शब्द का अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान जो वर्ड है वो दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ था। इसके विपरीत 16वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के जो रहने वाले थे, निवासी थे, उनकी संस्कृति को वर्णन करने के लिए किया था। अब यह जो है प्रयोग 14वीं सेंचुरी में कवि जो थे हमारे अमीर खुसरो, उनके द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के साथ कुछ समान था। मगर जहाँ भारत को एक आप देख लीजिए कि भौगोलिक और सांस्कृतिक शब्द के रूप में पहचाना जा रहा था, लेकिन वहीं हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो कि हम आज जोड़ते हैं। अब किसी भी शब्द का प्रयोग करने में जो हमारे हिस्टोरियंस उनको बहुत ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो पास्ट में उन शब्दों का कुछ अलग अर्थ था लेकिन अभी उस शब्दों का अर्थ कुछ अलग है। एग्जाम्पल ले लीजिए विदेशी, जैसे सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मिडिल युग में जो मध्ययुग होते थे उस समय किसी गांव में आने वाला कोई अनजाना व्यक्ति जो होता था, उस समाज या संस्कृति का अंग नहीं होता था, तो उस समय लोग उसे विदेशी कहते थे। ऐसा व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी भी कहा जाता है। इसलिए किसी भी नगर निवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, इतिहासकार और उनके क्या क्या स्रोत थे। तो इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, उनकी खोज का क्या नेचर होता है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा होगा पिछले चैप्टर्स में, ठीक है, सॉरी पिछले क्लास में, क्लास 6 में। तो उसमें क्या था कि उसमें लिखा हुआ था मोटे तौर पे कि 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में यह पढ़े जाएंगे, गुप्त वंश से हर्षवर्धन तक। तो ये जो पीरियड है स्टडी का, इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चलती आ रही हैं। जो हमारे इतिहासकार हैं इस पीरियड के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी जो क्वाइंस होते हैं, जो शिलालेख होते हैं, जो भवन निर्माण कला होती है या लिखित सामग्री पर ही निर्भर होते हैं। पर कुछ बातें पहले से अभी भी डिफरेंट है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके आगे जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो इन्फॉर्मेशन के थ्रू भी क्या करते हैं, सोर्सेज को इकट्ठा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। यह चित्र जो है एक लघु चित्र है जिसमें दिखाया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है वो किसी एक लिपिक की किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार 10.5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर होगा। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन मिनिएचर का प्रयोग लेख में आई जो हमारी पांडुलिपि होती है उसको स्पष्टता प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर जो संग्रह करता है अक्सर इन्हीं चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो पांडुलिपियां, जो पुस्तकालों की पांडुलिपियां होती थी, जो पांडुलिपियां होती थी उसको पुस्तकालों या अभिलेखगारों में रखा जाता था। इस दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी, लेकिन साथ ही इनका उपयोग करना भी कठिन था। उन दिनों जो छापे खाने होते थे, जो प्रिंटिंग प्रेस होते थे, उस समय प्रिंटिंग प्रेस होते नहीं थे। देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोस डे। तो इसीलिए लिपिक और नकलनीश हाथों से पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे, मतलब उन्हें हाथ से काम करना पड़ता था। अगर आपने कभी किसी अपने फ्रेंड के से कॉपी से अगर होमवर्क ये कॉपी किया हो तो उसमें क्या होता है कि आप जानते होंगे कि यह काम आसान है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी, तो आपको मजबूर होकर अंदाजा लगाकर क्या लिखा गया है उसका फिर आप कॉपी करते होंगे। सो इसका रिजल्ट क्या होता है कि आपके लिखे में, मित्र के लिखे हुए में कुछ छोटे मोटे लेकिन कुछ अंतर हो। देखिए यहाँ सबसे पहले फिगर 2 देखिए। यहाँ पर जो राइटिंग है, ठीक है, जो लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी जो पढ़ने में कठिनाई हो सकती है, तो बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी और अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है, और जो दाईं ओर अधिक और सघन संक्षिप्त में जो लिपि लिखी गई है वो कठिन है। देखिए ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो पांडुलिपि है, तो इनकी जो प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। जितनी भी प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक जो होते हैं वो छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द का, कहीं कोई वाक्य का। तो सदी दर सदी अगर हम देखें तो इसमें क्या हो गया कि प्रतिलिपि की भी प्रतिलिपि बनती गई, और अंततः क्या हो गया कि एक मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां जो है एक दूसरे से अलग होती गई। ये एक इतना गंभीर ये समस्या उत्पन्न हुई थी, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती होगी। हमें बाद में लिपि द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरीके से अभी निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए मूलतः लेखक जो होते थे, जो राइटर होते थे, क्या किया था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार जो राइटर है वो स्वयं भी समय समय पर अपनी मूल
वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं, मतलब बदलते रहते हैं, कभी ये लिखा है कभी वो लिखा है। तो 14th सेंचुरी के जो हिस्टोरियंस थे जियाउद्दीन बर्नी, उन्होंने अपना जो पहला एक्सप्लेनेशन दिया था 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष के बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह जो है आपके लाइब्रेरी के विशाल संग्रह में कभी दबा पड़ा था। अब चर्चा करते हैं न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स की, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह की। तो 1700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों के स्टडी इतिहासकारों के आगे बहुत बड़ी चुनौती थी, मुख्य रूप से इसलिए इस पूरे पीरियड में बड़े पैमाने पर और अनेक तरीके के परिवर्तन हुए थे। इस पीरियड में अलग अलग समय पर नई नई टेक्नोलॉजी के दर्शन होते थे, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में तरखे और जो बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल, ये सारी चीजें। तो इस उपमहाद्वीप में नई तरह तरह के खान पान भी आया, आलू आया, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। ध्यान रहे कि ये जो जितने भी परिवर्तन हो रहे थे, नई टेक्नोलॉजियां और फसलें उन लोगों के लिए साथ आए जो नए विचार को भी लेकर आए थे। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि इस पीरियड में जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, जो पॉलिटिकल कंडीशन थी और सोशल और जितने भी कल्चर परिवर्तनों का पीरियड इसको कहा गया था। इस पीरियड में जो लोग थे वो काफी गतिशीलता से, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान इन लोग का आना जाना बहुत बढ़ गया था। अक्सर जो लोग हैं वो किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में लोगों के झुंड को, मतलब कि आप ट्रैवल करते हुए उस समय देखा जाने लगा था। इस कॉन्टिनेंट में अपार संपदा और अपने भाग्य को गढ़ने के लिए लोग अपार अपॉर्चुनिटी मौजूद थी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर दिया जा रहा है कि ये जो आपका समय था वो था आपका चेंजेस का। लेकिन यहाँ जो मैप दी गई है वो मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा एक रचित मासालिक अल अवसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए नाम सारे दिए हुए हैं, मैं पढ़ क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में जो चोल थे, जो तुगलक थे, मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे शहर आते थे। तो दिल्ली के सुल्तान जो थे गयासुद्दीन बलबन, इनका जन्म 1266 और ये 1287 तक जीवित रहे थे, की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण पर देखा गया था कि एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया जाता है, जो पूर्व में बंगाल में एक जगह है गौर से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी, जो पहले नाम गजन, तक फैला हुआ था और जिसमें जो संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था, गौर, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजयाभिमान के इन दावों को मानते हैं लोग। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस कंटिनेंट के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख जो है क्यों करते रहते थे। अब है भाषा तथा क्षेत्र। ईस्वी 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि देश के हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा है। फॉर एग्जाम्पल सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक की भाषा है, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, गुजरी गुजरात में, मारवाड़ी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्व उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। तो अमीर खुसरो ने आगे बताया है कि इन जो भी सारी लैंग्वेजेस के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं थी, या एक प्राचीन भाषा है जो कि सिर्फ जो थे ब्राह्मण जानते थे, आम लोग इसे नहीं जानते थे। तो अमीर खुसरो द्वारा एक भाषा की सूची बनाई गई थी, लिस्ट बनाई गई थी और इस लिस्ट में उन भाषाओं के नाम की बनाई जो उल्लेखित क्षेत्रों में आज भी बोली जाती है, जो नाम एक से हैं और रेखांकित किए गए हैं। सो वहाँ पर ऊपर में दिया हुआ है ये सारे इसके बारे में। तो अब कह रहा है यहाँ पे सन 700 तक बहुत सारे रीजन्स अपने अपने भौगोलिक आयाम तक पहुंच गए थे और वहाँ की भाषा, उसकी जो भी कल्चरल विशेषताएं थे वो भी स्पष्ट रूप से तय हो गई थी। अब यहाँ पर जाए कि इन राज्यों के बीच कुछ टकराहटें चलती रहती है, कुछ राजवंशों के बीच। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये जितने भी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। और खलजी और मुगल वंश के शासक कितनी कितनी अवधि तक चले उसके बारे में जाने। देखिए अगर बात 18वीं शताब्दी की किया जाए तो मुगल वंश के पतन के ढलान पर था, तो जितने भी क्षेत्रीय राज थे फिर से उभरने लगे थे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य शासन चल रहा था उसी रीजन की प्रकृति बदल गई थी। उन सभी छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस कंटिनेंट के अधिकतर भाग पर फैले इन रीजन को विरासत में मिली थी। इसमें से कुछ तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी हुई थी। कुछ परंपराएं एक दूसरे से भिन्न थी और कुछ एक समान थी। तो सन 700 से लेकर 1750 के बीच 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की जो नेचर एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि इनके जो भी चरित्र थे और जो भी इनकी कह लीजिए कि विशेषताएं थी वो बनी रही। अब बात करते हैं पुराने और नए धर्म के बारे में। इतिहास की जिन 1000 साल की पड़ताल हम कर रहे थे, इस दौरान धार्मिक परंपराओं में भी कई कई परिवर्तन आए थे। तो जो भी दैविक तत्व में लोगों की आस्था थी कभी कभी बिल्कुल ही आपकी वो चरम सीमा पर हो जाती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामायिक होता था। किसी भी देवीय तत्व में सामूहिक आस्था जो होती थी, यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया वैसे वैसे आस्थाओं में भी परिवर्तन आ गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव है। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाना, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मण का बढ़ता महत्व, बढ़ती सत्ता आदि। अब संस्कृत ग्रंथ के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज ब्राह्मण ही जानते थे, आमतौर पर लोग जानते नहीं थे। तो इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षणों का समर्थन होने की वजह से समाज में भी इनका दबदबा हो गया और बढ़ता भी चला गया। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव हुए थे, ठीक है। तो इसमें था कि आपकी जो भक्ति थी, मतलब कि ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के कर्मकांड के बिना भक्त स्वयं पहुंच ही ना सके। यही वह युग था जिसमें कंटिनेंट में नए नए धर्मों का आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अरब वासियों के जरिए पहुंचा था। कई शासक जो थे इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। अब मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम का जो आरंभिक दौर था, जो शुरुआत का पीरियड था, इस धर्म का नेतृत्व करने वाले जो खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही थी। इस्लामी न्याय सिद्धांत जिनको विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं, को विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर है। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी और विचारों को लेकर भिन्नताएं देखने को मिलती। अब यहाँ पर कुछ जानने की बातें हैं कि 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। और इस बंटवारे में विचार पर आधारित था, यह विभाजन जो था वो विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है।
भारत की हिस्ट्री का ये जो हज़ार साल है अनेक बदलावों का साक्षी रहा है। आखिरकार 16 और 18th सेंचुरी 8वीं और 11वीं सेंचुरी से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इस सारे पीरियड को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर जो हमारा मध्यकाल की तुलना में जो अभी का मॉडर्न पीरियड है, यह भी काफ़ी भिन्न था। अगर आधुनिकता के अनुसार की जाए तो भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे यह भी रिजल्ट निकला है कि मध्यकालीन रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं था। इन हज़ार वर्षों के दौरान इस कंटिनेंट के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते ही रहे थे। क्षेत्रों की व्यवस्था भी समृद्ध हो गई थी और जो यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर ही दिया था। इसके बाद आपको इस चैप्टर से जुड़े हुए वन लाइनर्स मिलेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा है। सो आप एक बार चेकआउट कर लीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको पूरी चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। हर टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू, बाय।